आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के 8-10 न्यूमेरिकल कवर किए थे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल कवर कर दिए थे। आज बेटे एक छोटा सा टॉपिक है, यही इकलौता टॉपिक है आज। ठीक है बेटे, क्लास में छुट्टी रही। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल। देखो कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपसे शायद पहले भी बोला था, हमारे सिलेबस में होलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर सिलेबस में नहीं है। होलो स्फीयर का मतलब शेल ही हो गया। मैंने आपको गॉस थ्योरम से होलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कराई थी, इनसाइड, ऑन द सरफेस और आउटसाइड। सॉलिड स्फीयर की भी करा दी थी, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। आज मैं होलो स्फीयर का आपको पोटेंशियल लिखवा रहा हूं, कैलकुलेट करा रहा हूं, ये सिलेबस में है। कंसेप्चुअली मैं आपको वैसे सॉलिड स्फीयर का भी बताऊंगा, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। मतलब होलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिलेबस में है, होलो स्फीयर का पोटेंशियल भी सिलेबस में है, लेकिन सॉलिड स्फीयर का ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट है, डेरिवेशन है, और ना सॉलिड स्फीयर का है, या नाम है पोटेंशियल का है। बात समझ में आती है? ठीक है बेटे, तो ये ध्यान रखना, होलो स्फीयर ही सिलेबस के अंदर है। इसलिए मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड कराई थी तो आपसे कहा था डेरिवेशन पे नंबर मत डालिएगा सब। ठीक है बेटे, और जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी तो आपको डेरिवेशन याद होगा, वो 3 पार्ट में सॉल्व किया गया था कि व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब जिसका नाम होता है इनसाइड द होलो स्फीयर, व्हेन स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R ऑन द सरफेस, और व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। जब होलो स्फीयर के अंदर फील्ड कैलकुलेट करी थी आंसर 0 आया था साहब, ऑन द सरफेस गए थे k3/r² आया था साहब, और जैसे बाहर जाता हूं, क्लियर है? तो जो होलो स्फीयर है उसके ऊपर जो चार्ज है वो ऐसे बिहेव कर जाता है जैसे सेंटर पर कंसंट्रेट हो। कहां कंसंट्रेट हो? सेंटर पे। मतलब जैसे होलो स्फीयर के बाहर जाकर के फील्ड कैलकुलेट करते हैं, होलो स्फीयर का चार्ज सेंटर पे आ जाता है, होलो स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर जाता है, जिसका फॉर्मूला आया था k3/r²। और हाँ तो बोल, k3/r²। और साहब वो प्रॉपर्टी नहीं थी, वो जन्नत थी, और आप लोगों ने सुनहरे अक्षरों में उसको डेरिवेशन नीचे लिखा भी है। ठीक है क्या साहब, कि जैसे हम होलो स्फीयर के बाहर जाकर के पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं चाहे पोटेंशियल निकालूं, आप होलो स्फीयर से बाहर चले जाओ बस, तो चार्ज जो है सरफेस के ऊपर वो सेंटर पे बिहेव कर जाता है, ऐसे लगता है, ऐसा बिहेव करेगा जैसे मैं सेंटर पे बैठा हुआ। ठीक है बेटे, तो ये कंसेप्ट जो हमने उस दिन समझा था आज उसको यूज करेंगे यहाँ। चला जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल, तो 3 पार्ट के अंदर सॉल्व करना है। एक यहाँ पे बेटे 4 कर लेते हैं, अलग से एक पार्ट कर लेते हैं। वो है नंबर फर्स्ट, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो सेंटर का मतलब होता है कि स्मॉल r इज इक्वल टू 0। स्मॉल r वो पॉइंट लेंगे ना जहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है, और कैपिटल R रेडियस होता है। ठीक है ना? आजा साहब, ये होलो स्फीयर है साहब, मैंने इसको बेटे कैपिटल Q या स्मॉल q चार्ज दे दिया, और चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली रिसाइड कर गया सरफेस के ऊपर। ठीक है, मुझसे कहता है सेंटर के ऊपर पोटेंशियल निकालिए, इस जगह पर पोटेंशियल निकालिए सेंटर के ऊपर। तो जिस पॉइंट पर हम निकालते हैं उसकी दूरी सेंटर से स्मॉल r लेते हैं, आज स्मॉल r है ही नहीं, तो एट द सेंटर स्मॉल r इक्वल्स टू 0। ठीक है साहब, कैसे कैलकुलेट करूं? तो साहब ये स्केलर क्वांटिटी है, पहली बात तो पोटेंशियल एलिमेंट कंसीडर कर लो। मैं एक यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूं बेटे, छोटा सा हिस्सा, जिसके हिस्से में dq चार्ज आया हुआ है। जिस एलिमेंट के हिस्से में कितना चार्ज है? dq। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिख दे। बच्चा बोला एलिमेंट की वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा dv, वो इक्वल हो जाएगा सर k dq स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R। दूरी कितनी है? r, k dq/r। और सिंस पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, अगर टोटल पोटेंशियल चाहते हो तो सब इंडिकेट कर दो स्मॉल अमाउंट को। इसकी वजह से यहाँ पे dv है, यहाँ एलिमेंट लूंगा तो dv होगा, यहाँ होगा तो dv होगा, यहाँ पर एलिमेंट होगा तो dv होगा। क्या साहब कहीं पर भी एलिमेंट लेता जाऊं dv आंसर देगा? हाँ साहब, अगर सभी dv देंगे तो सबका आंसर जोड़ दो साहब। तो बोलिए टोटल आंसर कितना हो गया? तो दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, k और r दोनों कांस्टेंट है बेटे, k और r को बाहर निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ dq हो गया। ध्यान से देख, dq का इंटीग्रेट करूंगा तो साहब q आंसर आएगा, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है? q है। तो ये हो गया k/r, k/r। ये कहां का आंसर है? ये सेंटर का आंसर है। किसका आंसर है? सेंटर का। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटे नंबर 2 कि व्हेन स्मॉल r इज लेस देन r, जिसका दूसरा नाम होता था इनसाइड द होलो स्फीयर।
इनसाइड द होल स्फीयर। एक बच्चा बोला सर वहां पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी वहां पे सेंटर का ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं दिया था, वहां तो सीधा स्मॉल आर लेस देन आर। हाँ साहब ठीक है, यहाँ पे ये आता है कंसेप्ट, वहां पे हमने ये ड्राइव किया था, वहां से सेंटर का लिख लिया था कि फील्ड 0 आती है सेंटर पे। या इसको थोड़ा व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन आर मतलब इनसाइड साहब। अगर इनसाइड का आप कैलकुलेट करते हो ध्यान से देखना बेटे, एज वी नो यहाँ पे मैं कंसेप्ट यूज करूंगा। कंसेप्ट क्या है कि जो E होता है वो dV बाई dr होता है साहब। माइनस लगाओ कंसेप्चुअल है, इसमें कोई लेना देना। ये क्या होता है dV बाई dr, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू r। अब तू जानता है बेटे, ये प्रीवियस नॉलेज कहती है कि बट E इनसाइड होलोस्फीयर, E इनसाइड होलोस्फीयर इज ऑलवेज 0। ये हम पहले से जानते हैं, इज 0। होलोस्फीयर के अंदर साहब E 0 होती है, बस शर्त ये है होलोस्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए। अगर E की वैल्यू 0 है, अगर E की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब 0 की वैल्यू हो गई dV बाई dr। और तुम बड़े बच्चे हो बेटे, किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, ये तो तब होता था जब किसी कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट करते थे, क्योंकि फॉर्मूला है कि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही 0 होता है। यहां से कंफर्म हो गया साहब कि दिस इंप्लाइज कि v की वैल्यू कांस्टेंट है। बच्चा बोला v की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब क्या है? तो एक बात बता साहब, ये तूने निकाला है व्हेन r इज लेस देन r। r इज लेस देन r का मतलब क्या है कि सर r इज लेस देन r का मतलब है किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछ लो, अंदर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर। क्या सेंटर भी आएगा इसमें? हाँ बिल्कुल आएगा, स्मॉल r इज लेस देन r है वो, तो r तो 0 है वो। अब तुम बड़े बच्चे सोच के बोलना कि तेरे को सेंटर का आंसर पता है KQ/R, और नियम ये कहता है कि जो V है अंदर वो कांस्टेंट होगा, इनसाइड क्या होगा? कांस्टेंट। कहने का मतलब अगर मैं बोलता हूं कि ये आंसर सॉल्व होने के बाद 10 वोल्ट आता है, मान लो 10 वोल्ट आता है, यहां का आंसर तेरे को 10 वोल्ट पता है सेंटर का, और नियम ये कहता है कि V अंदर कांस्टेंट है साहब। जब सेंटर पे 10 वोल्ट है और वो नियम कहता है कांस्टेंट है, इसका मतलब हर जगह ही 10 वोल्ट है, हर जगह 10 वोल्ट है। कहीं कैलकुलेट कर साहब, कहीं पर भी, ठीक है बेटे, हर जगह का आंसर 10 वोल्ट होगा, हर जगह का आंसर 10 वोल्ट होगा। इस कांस्टेंट का मतलब समझ पाए ना क्या है? ये नियम ये कहता है कि V की वैल्यू अंदर कांस्टेंट रहेगी और सेंटर के ऊपर आया हुआ आंसर KQ/R है। इसका मतलब यहां पर भी KQ/R है, यहां पर भी KQ/R है, किसी पॉइंट पर जाओ अंदर, हर जगह का आंसर KQ/R है, हर जगह का आंसर KQ/R है। बच्चा बोला क्या ऑन द सरफेस भी है? हाँ ऑन द सरफेस भी KQ/R ही होता है, लेकिन उसका अलग से लिखेंगे हम लोग, ठीक है बेटे। तो ये हो गए 2। नंबर 3 आ जा, नंबर 3 कि व्हेन R इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन R का मतलब क्या हो गया साहब? आउटसाइड द होलोस्फीयर। जब R की वैल्यू ग्रेटर देन R हो तो बड़े बच्चे सोच के बोलना बेटे ये होलोस्फीयर है साहब, और आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालते हो और ये Q चार्ज है, तो ये कंसेप्ट मैं पहले से जानता हूं, और आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालते हो और ये Q चार्ज है, तो ये कंसेप्ट मैं पहले से जानता हूं क्या कि अगर आपने पोटेंशियल या फील्ड होलोस्फीयर के बाहर जाकर के कैलकुलेट करी है तो होलोस्फीयर का चार्ज सेंटर पे बिहेव कर जाता है, मतलब ये सेम ऐसे बिहेव करेगा जैसे पॉइंट चार्ज हो, मतलब ये Q यहां बिहेव करेगा, और साहब एक स्मॉल Q की वजह से पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल पहले दिन से पढ़ करके आए हैं। क्या आंसर होता है साहब? पोटेंशियल का आंसर होता है KQ/R, पोटेंशियल का आंसर KQ/R। अब स्मॉल r है, ध्यान रखना ये कैपिटल R था। इसका मतलब जैसे जैसे बाहर निकलता जाऊंगा, मतलब बाहर जाऊंगा, दूर जाता जाऊंगा, पोटेंशियल घटता चला जाएगा, और ये दुनिया जानती है साहब। अगर ये सेंटर पे बिहेव करके पॉइंट चार्ज हो गया तो इसका पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जाके 0 होना है, मिनिमम वैल्यू होगी वो। और आप लोग जानते हो कि इसका मैक्सिमम पोटेंशियल आप पॉइंट चार्ज का डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम होगा ऑन द चार्ज, जहां स्मॉल r की वैल्यू 0 होगी, ठीक है बेटे, और स्मॉल r की वैल्यू ऑन द वो कैलकुलेट नहीं होता कभी, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ही पूछी जाती है हमेशा। कितना आंसर? KQ/R। तो नंबर 4 केस
कि व्हेन r इज इक्वल टू r, व्हेन r इज इक्वल टू r, r इक्वल टू r के अंदर क्या है साहब, ये रहा आउटसाइड का r रख दो, तो देयरफॉर v की वैल्यू आ जाएगी KQ/r। ये आंसर आ गया साहब। हाँ तो बोल। तो बेसिक कंसेप्ट ये है बेटे कि जब होलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं वो हर जगह कांस्टेंट होता है, हर जगह एक आंसर होता है। पूरे होलो स्फीयर के अंदर कहीं पे भी निकाल ले एक ही आंसर होगा। लेकिन हम लोगों ने कैलकुलेट कहां का किया है, हम लोग सेंटर का कैलकुलेट करते हैं और फिर हर जगह का लिख सकते हैं कंसेप्चुअली। कैलकुलेट कहां का करते हैं न्यूमेरिकल में, सेंटर का, ये बात याद रखिएगा। कैलकुलेट कहां का होगा, सेंटर का, लेकिन लिखा हर पॉइंट का जा सकता है। तो सेंटर का निकालो, कहीं का भी लिख दो साहब। सेंटर पे 10 वोल्ट है, हर जगह का 10 वोल्ट होगा। क्या औंधा भी 10 वोल्ट होगा? हाँ सब औंधा भी 10 वोल्ट होगा, लेकिन जब बाहर जाऊंगा तो घटने लग जाएगा। बोल बात समझ में आती है? अगर तो इसका वेरिएशन दिखाता है पोटेंशियल का आर के साथ, स्मॉल आर के साथ, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद स्मॉल आर, तो बोल साहब क्या अंदर कांस्टेंट है? हाँ अंदर कांस्टेंट वैल्यू है साहब, कांस्टेंट। कहां तक कांस्टेंट रहता है? जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर ना आ जाए। और ये कितना होता है? ये होता है KQ/r, कैपिटल आर। लेकिन साहब जैसे बाहर निकलता हूं, आउटसाइड जाता हूं, स्मॉल आर आ जाता है, इनवर्सली टू स्मॉल आर, तो दिस इज इनवर्सली टू स्मॉल आर। तो यहां पे V कांस्टेंट और यहां V इनवर्सली टू आर, ये आंसर आ गया। और हाँ तो बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ग्राफ याद करो होल स्फीयर का, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 देन इनवर्सली टू r स्क्वायर, उसका ग्राफ ऐसे आता था, यहां जाकर के फिर डॉट, फिर ये इनवर्सली टू r स्क्वायर। ये पोटेंशियल का ग्राफ है इसका। देखो 1 मार्क्स का बड़ा प्यारा सवाल बनता है बेटे, कॉन्ट्रास्टिक फीचर पूछ लेता है किसी की भी इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसके पोटेंशियल में। ये मैंने आपसे पहले भी बोला था, एक टेबुलर फॉर्म के अंदर सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले और सभी के पोटेंशियल के फॉर्मूले लिख लो। अब किसके बीच में क्या कंपैरिजन है आपको याद होना चाहिए। मुझे हल्का हल्का वैसे याद है और आपको भी वही याद होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट आए हैं, जहां पे r स्क्वायर आया है तो उसके कॉरेस्पॉन्ड पोटेंशियल के रिजल्ट में r हो जाता है, जहां r क्यूब आया वहां r स्क्वायर हो जाता है। तो कॉन्ट्रास्टिक फीचर पूछे जाते हैं, जैसे पोटेंशियल इनवर्सली टू r है और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली टू r स्क्वायर थी आउटसाइड, ठीक है ना, ये ग्राफ बनता है सब, ठीक है। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है बेटे, डेरिवेशन क्या है, कंसेप्ट है ये बड़ा प्यारा, ठीक है। तो इसमें तू चाहे तो 2 लाइन थ्योरी की लिखते हैं, लिख। कंसीडर अ चार्ज्ड होल स्फीयर, चार्ज्ड होल स्फीयर of radius capital R, of radius capital R. Let small q is the charge given to the whole sphere. Small q is the charge given to the whole sphere. Let P is the point. Let P is the point. At distance small r from the center. At distance small r from the center, where electric potential is to be calculated. Where electric potential is to be calculated. लिख दिया बेटे। उसके बाद ये फर्स्ट वाला एट द सेंटर, और इसके अंदर एक लाइन लिख देनी है, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑन द सरफेस, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज dq ऑन द सरफेस, ठीक है बेटे। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट इज दिस, तो देयरफॉर द पोटेंशियल ड्यू टू अ कंप्लीट चार्ज इज दिस, और इसको पूरे को ड्राइव कर दो, ठीक है। इसकिन को रोक नोट कर ले, लिख लिया बेटे। तो ये छोटा सा डेरिवेशन था। इसके ना बेटे दोनों कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहो तो हिंदी में लिख के छोड़ दो, नीचे कंसेप्ट डाल के लिख दो हिंदी में। पहला कंसेप्ट तो ये है, हिंदी में लिखिए, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड होल स्फीयर कैलकुलेट करा जाता है, इनसाइड होल स्फीयर कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, इनसाइड कैलकुलेट करना होता है, तो हम सेंटर का आंसर लिखकर, तो हम सेंटर का आंसर लिखकर, सेंटर का आंसर लिखकर
पूरे स्फीयर में कांस्टेंट शो करते हैं, पूरे स्फीयर में कांस्टेंट शो करते हैं। एक कंसेप्ट तो ये, और दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा यही है कि जब पोटेंशियल आउटसाइड द होल स्फीयर कैलकुलेट किया जाता है, जब पोटेंशियल आउटसाइड द होल स्फीयर कैलकुलेट किया जाता है तो चार्ज सेंटर पर बिहेव कर जाता है, तो चार्ज सेंटर पर बिहेव कर जाता है। ये जो दो कंसेप्ट है ना साहब, ये कंसेप्ट नहीं है जन्नत है, ये कंसेप्ट नहीं है, ये जन्नत है। क्या कंसेप्ट है एक बार वापस देख ले साहब। पहला कि साहब अगर पूछेगा इनसाइड तो सेंटर का आंसर लिखूंगा और पूरे में कांस्टेंट कर दूंगा, पूरे में कांस्टेंट, हर जगह वही होता है साहब। और साहब जब पूछेगा आउटसाइड तो जो चार्ज है वो सेंटर पर बिहेव करा दूंगा, ठीक है ना, चार्ज को किस पे? सेंटर पे, और आंसर लिख दूंगा KQ/R अगर आउटसाइड जाओगे तो, ठीक है। ये कंसेप्ट है सर। एक क्वेश्चन लिख, कैलकुलेट VA माइनस VB। हमारे सिलेबस में बेटे पहले ना वेन डी ग्राफ जनरेटर होता था, वेन डी ग्राफ जनरेटर, ये उसका प्रिंसिपल होता है, ये जो आप लिख रहे हो। लेकिन फिलहाल वो 7-8 साल से घट गया है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट तो है ही साहब, ठीक है। होल स्फीयर पे बेस्ड, देखना कितना प्यारा कंसेप्ट है। कैलकुलेट VA माइनस VB। A और B क्या है साहब? A और B बेटे होल स्फीयर पे आए हुए 2 पॉइंट्स हैं, कंसेंट्रिक होना लगना चाहिए, नहीं लगता है तो आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा बेटे, ठीक है ना। होल स्फीयर देखने में होल स्फीयर जैसा लगना चाहिए। ये 2 होल स्फीयर हैं बेटे, 2 होल स्फीयर हैं, एक का रेडियस स्मॉल a है और बाहर वाले का रेडियस स्मॉल b है। स्मॉल a जो है वो इसके ऊपर पॉइंट है, और सॉरी कैपिटल A, और कैपिटल B इसके ऊपर पॉइंट है। कहता है साहब VA माइनस VB लिखिए, VA माइनस VB। आपने इसको चार्ज गिवन कर रखा है, इसको चार्ज गिवन कर रखा है Q1, और बाहर वाले को गिवन कर रखा है Q2। ये आपके सामने फिगर है, अंदर वाले पे चार्ज Q1 है और बाहर वाले पे चार्ज Q2 है, ठीक है। ये चार्ज भी ना बेशक से शो मत करना, चार्ज शो करते हैं फिगर थोड़ी बड़ी सी लगती है, ठीक है। होल स्फीयर बनाओ, Q1 Q2 लिखो, ये कॉमन सेंस है। ये छोटा बच्चा होता है ना, उसको बना के दिखाई, ये देखिए यहाँ पे चार्ज है, तो उम्र हो गई है यार 30 में, कितने लेक्चर हो गए? सॉरी 28 लेक्चर हो गए, तो अब बात को समझते हैं। इस पे Q1 चार्ज और उस पे Q2 चार्ज है सर। कहता है VA माइनस VB लिखिए, चलो ठीक है। VA माइनस VB से पहले मैं VA और VB लिखना सीख लेता हूँ, यही क्यों? पहले लिखता हूँ VA। बड़े बच्चों ध्यान से पकड़ना, A पॉइंट को देखो कहां पर है, A पॉइंट, पॉइंट A का पोटेंशियल लिखना है। हाँ सर मैं ध्यान से देखता हूं ना A पॉइंट को, A जो है अंदर वाले स्फीयर के तो ऑन द है, ऑन द, और बाहर वाले के हिसाब से देखूं तो इनसाइड है, क्योंकि भाई अब 2 स्फीयर आ गए ना एक साथ, दोनों स्फीयर देखने पड़ेंगे। जो A पॉइंट है वो 2 स्फीयर है, यहाँ पे Q1 और Q2 चार्ज लिए बैठे हैं, तो A पॉइंट के ऊपर दोनों की वजह से लिखना है। पहले तो एक की वजह से लिखा, तब 2 आ गए साहब, ठीक है। अब बच्चा जानता है कि साहब Q1 चार्ज जो बैठा हुआ है वो सरफेस पर है और ये औंधा ही है, और औंधा का जो आंसर होता है, औंधा का नियम ये होता है कि सेंटर पे कैलकुलेट कर लो। किस पे कैलकुलेट कर लो? सेंटर पे, और जो सेंटर होगा वही औंधा होता है और वही इनसाइड होता है, लेकिन इनसाइड थोड़ी औंधा पूछा है। तो बच्चा बोला सर Q1 की वजह से सेंटर पर जो आंसर होगा वो होगा KQ1/A, KQ1/A। तो Q1 की वजह से काम खत्म हुआ, ठीक है साहब। अब Q2 की वजह से बोल। बच्चा बोला सर Q2 की वजह से देखता हूं ना तो ये इनसाइड आ रहा है, Q2 यहाँ पे फैला हुआ है, तो जो ये पॉइंट है वो इसके इनसाइड आ गया। और इनसाइड का नियम आपने बता रखा है कि कभी भी इनसाइड पूछे कहीं पे तो सेंटर पे लिखो, और जो सेंटर पे आंसर होगा वही इनसाइड होगा। तो साहब इसकी वजह से सेंटर पे बोल कितना, तो इसकी वजह से सेंटर पर हो गया KQ2/B, KQ2/B। अगर आपको ये रिलेशन लिखनी आई है ना तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर बहुत प्यारी समझ है। दोबारा सुन ध्यान से, समझ का मतलब कि आप लोग चीज को बारीकी से सुनते हो। वही 2 बातें हैं, तीसरी कोई बात नहीं है। पहली बात,
कि जब भी इनसाइड या ऑन द कैलकुलेट कराएगा तो सेंटर का आंसर लिखूंगा, जो सेंटर पे होगा वही इनसाइड और वही ऑन द होता है। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट कि जब, अच्छा यहाँ पे तो दोनों ही कैलकुलेट, यही दोनों इनसाइड वाले हैं, ठीक है ना, तो इसके ऑन द है तो सेंटर पे कैलकुलेट किया, इसके इनसाइड है तो सेंटर पे कैलकुलेट किया, लिख दिया। ठीक है साहब। अब दूसरा कंसेप्ट अब आएगा, पोटेंशियल लिख बी का साहब, बी का पोटेंशियल। अब बी के हिसाब से बी पॉइंट को देखता हूं सर, बी जो पॉइंट है वो जो Q1 चार्ज है उसके तो आउटसाइड आ रहा है, इस स्फीयर के आउटसाइड है साहब, और अगर आउटसाइड फील्ड निकालनी हो, पोटेंशियल निकालना है, तो नियम ये कहता है चार्ज को सेंटर पे बिहेव कराओ, तो Q1 को आप थोड़ी देर के लिए यहां समझो कि यहां रखा हुआ है और Q1 की वजह से यहां का आंसर लिख दो, तो ये आंसर हो गया साहब KQ1/B, KQ1/B। अगर आउटसाइड कैलकुलेट कराता है तो चार्ज को सेंटर पर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, Q1 का काम खत्म हुआ। अब Q2 की वजह से देखो सर Q2 के हिसाब से देखूं तो ये ऑन द ही है, ऑन द सरफेस है, और ऑन द का नियम होता है सेंटर पे लिखो, तो Q2 की वजह से यहां पे लिखूंगा तो ये आंसर हो जाएगा KQ2/B, KQ2/B। रहा तो बोल यार सर दो ही चीजें हैं, अब तीसरी आई नहीं है। इनसाइड कैलकुलेट करना हो, ऑन द कैलकुलेट करना हो तो सेंटर पर आंसर लिखिए, जो सेंटर पे आंसर होगा वही इनसाइड वही ऑन द होता है। दूसरा, जब आउटसाइड कैलकुलेट करना होता है तो चार्ज को सेंटर पे लेके चले जाओ और वहां से आंसर लिख दो। ठीक है, ये आंसर, इसके लिए क्वांटिटी थी, दोनों चार्ज को जोड़ दिया। लेकिन उसने बोला है कि फाइंड VA माइनस VB। बड़े बच्चों में इस स्टेप में लिख देता हूं बेटे, इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ आएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इस डायरेक्ट आंसर देता हूं, ये आएगा KQ1 ब्रैकेट के अंदर 1/A माइनस ऑफ 1/B, KQ1 1/A माइनस ऑफ 1/B, और ये वैल्यू आ गई बेटे तेरे पास KQ1, दिस इज B माइनस A अपॉन में AB, ये है VA माइनस VB। एक बच्चा बोला सर ये तो चलो ठीक है डेरिवेशन हो गया, लेकिन ये आपने कहा प्रिंसिपल है वेन डी ग्राफ जनरेटर। हाँ साहब ये प्रिंसिपल है, ये जो रिलेशन आपके सामने लिखी हुई है बेटा ये रिलेशन नहीं है, जन्नत है ये। देख जन्नत कैसे, ध्यान से सुनियो, मैंने जब तेरे को चार्ज ये क्या नाम है क्वेश्चन दिया है तो दोनों चार्ज प्लस के लिए हैं, ये भी प्लस है और वो भी प्लस है। ठीक है सर, अब तू फिगर में ध्यान से देख, फिगर के अंदर हेयर B इज ग्रेटर देन A, B A से ज्यादा है फिगर में, और Q1 मेरा पॉजिटिव है, B इज ग्रेटर देन A एंड Q1 इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और B माइनस A आएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो यहां से कंफर्म हो गया कि सब VA माइनस VB की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बच्चा बोला कहना क्या चाहते हो, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनियो मेरी बात को, मजा आ जाएगा बात पकड़ पाए तो। जब एक होलोस्फीयर के अंदर दूसरा होलोस्फीयर रख दिया जाता है, एक के अंदर दूसरा रख दिया जाता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना बेटे अंदर और बाहर के बीच में, अंदर और बाहर के बीच में, वो कभी भी बाहर वाले के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। देख Q2 नहीं आया, बाहर वाले के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, बाहर वाले के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, क्लियर है। और अगर Q1 पॉजिटिव है तो अंदर वाले का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होगा, अंदर वाले का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होगा। बाहर बेशक से 1,00,000 कूलम चार्ज दे रखा है तूने और अंदर रखा हुआ है 1 कूलम चार्ज, तो साहब पोटेंशियल अंदर वाले का ज्यादा होगा, ये नियम होता है। बस शर्त ये है कि Q1 पॉजिटिव होना चाहिए, Q1 पॉजिटिव होना चाहिए। एक बार स्क्रीन को रोक तो इसको नोट कर, फिर एक कंसेप्ट और बताता हूं इस पे। एक क्वेश्चन या कंसेप्ट डाल के लिख दे बेटे, एक क्वेश्चन या क्वेश्चन डाल के लिख दे, लिख व्हाट हैपेंस व्हेन, इसी के अंदर है, व्हाट हैपेंस व्हेन बोथ होलोस्फीयर्स आर कनेक्टेड विद अ वायर, अगर दोनों को वायर से ही कनेक्ट कर दिया जाए, ये जोड़ दिया सब, ये वायर है, ये अगला कंसेप्ट है, आप पहले क्वेश्चन में मत कर देना इसको, इसके ब्याह पे कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, जोड़ दिया साहब। अब तो एक बार ध्यान से देख कि पोटेंशियल A का ज्यादा है B से, पोटेंशियल किसका ज्यादा है A का, तो दिस इंप्लाइज पोटेंशियल इज ग्रेटर देन A, पोटेंशियल ऑफ A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ B। बड़े बच्चों ध्यान से सुनना, एक होलोस्फीयर अंदर था एक बाहर था साहब, तूने दोनों को आपस में जोड़ दिया, पोटेंशियल किसका ज्यादा, अंदर वाले का। और तू एक बात जानता है कि चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल,
एक होलोस्फेयर है, अंदर रखा है साहब, तूने उसको चार्ज दे दिया और दूसरे से जोड़ दिया साहब, अंदर वाले का चार्ज तुरंत बाहर भाग जाएगा, तुरंत बाहर भाग जाता है। ये वेन डी ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल है साहब। वेन डी ग्राफ जनरेटर के अंदर एक वेन डी ग्राफ क्या होता था, एक बड़ा होलोस्फेयर होता था, ठीक है। वो एक ऐसी मशीन होती थी जिसकी सहायता से हम लोग लाखों वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट कर सकते थे, लाखों वोल्ट का, जो बैटरी से बनना पॉसिबल नहीं। तो उसके ऊपर हम ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट करते थे। ले भाई चार्ज बैठा, चार्ज बैठा। बच्चा बोला चार्ज बिठाने के लिए तो बैटरी चाहिए, ऐसे कहां से आएगा चार्ज? तो उसमें हम लोग करते क्या थे, उस होलोस्फेयर के अंदर एक सिस्टम लगा देते थे और उसको नीचे से अंदर से चार्ज देते थे। अब तुम बड़े बच्चे हो, अंदर वाले का पोटेंशियल ज्यादा है, तो अंदर तूने अगर 1 कूलम भी चार्ज दे दिया और बाहर 1 लाख हो गया, वो अंदर का भी 1 कूलम बाहर 1 लाख की तरफ भाग जाएगा, लेकिन बाहर का अंदर नहीं आएगा, चाहे कुछ हो जाओ। रीजन क्या है कि पोटेंशियल हमेशा अंदर वाले का ज्यादा रहता है। ये रहा, पोटेंशियल हमेशा अंदर वाले का ज्यादा रहता है। तो अगर किसी बॉडी को ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करना हो ना, तो उसको होलोस्फेयर, वो क्या नाम है, उसको होलो कंडक्टर बना लो और उसे अंदर से बैठ के चार्ज दो, अंदर की साइड से चार्ज फेंको उस पर, ठीक है बेटे। तो यहां पे 2 कंसेप्ट निकल के आए। पहला कि दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑन द आउटर, बाहर वाले पे डिपेंड ही नहीं करता, और अंदर वाले का हमेशा ज्यादा होता है। एक बच्चा चुपचाप बैठा बैठा मन में सोचता रहा कि सर अगर Q1 नेगेटिव होता तो। अब तुम बड़े बच्चे सोच के बताना, ये 2 होलोस्फेयर हैं साहब, ये 2 होलोस्फेयर हैं और अंदर वाले पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन फालतू है इसके पास, और तूने ये आपस में जोड़ दिए और बाहर प्लस है। तो तुम एक बात को जानते हो कि इलेक्ट्रॉन तो कॉमन सेंस कहती है प्लस की तरफ ही भागेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा प्लस की तरफ, ये तो नियम है, ये तो नियम है। तो बात को सुनियो, अगर अंदर प्लस है और बाहर भी प्लस है तो भी चार्ज अंदर से बाहर की तरफ ही भागेगा, अंदर से बाहर ही भागेगा। और साहब अगर अंदर माइनस है बाहर प्लस है तो भी चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर से बाहर ही भागता है, चाहे कुछ हो जाए। मतलब ये है कि आप अंदर बैठ करके जो भी चार्ज देना चाहो, चाहे प्लस दो चाहे माइनस दो, वो बाहर ही भाग जाता है। किधर भाग जाता है? बाहर। क्लियर है? चाहे QA ज्यादा हो, मतलब Q1 ज्यादा हो Q2 से, कोई लेना देना नहीं होता बेटे। चाहे Q1 ज्यादा हो Q2 से या Q2 ज्यादा हो Q1 से, कोई मतलब नहीं है, चार्ज अंदर से बाहर ही भागेगा, चार्ज अंदर से बाहर ही भागेगा। चाहे अंदर वाले का पोटेंशियल ज्यादा हो बाहर वाले से, और चाहे अंदर वाले का कम हो बाहर वाले से। अंदर वाले का कब कम होगा? जब नेगेटिव चार्ज दोगे उसे। कैसा चार्ज दोगे? नेगेटिव दोगे। बात समझ आइए? तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर ही भागेंगे चाहे कुछ हो जाओ, क्योंकि देयर इज ऑलवेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वेन डी ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल बनता है वैसे, ठीक। तो ये था क्वेश्चन था कि व्हाट हैपेंस व्हेन बोथ होलोस्फेयर्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वायर। क्या होगा अगर वायर से जोड़ दिया जाए? तो सब अंदर का चार्ज बाहर भाग जाता है। क्लियर है? तो चाहो तो यहाँ पे कंसेप्ट लिखना चाहो ये लिख लो, मैं ही लिखा देता हूं, जहां पे ये हुआ है ना बेटे वहां पे कंसेप्ट डाल के लिख दो। फ्रॉम अबव रिलेशन it is clear that the potential difference between two concentric holospheres does not depends on the charge on outer sphere, does not depends on the charge on outer। Q2 से तो लेना देना ही नहीं होता है, ये खेल ही अंदर वाले का है। ब्रैकेट में Q2 लिख देना। whatever be the value of Q2, the potential of inner is always greater than potential of outer holosphere। Q2 की कुछ भी वैल्यू रही हो, पोटेंशियल हमेशा अंदर वाले का ज्यादा होता है। तो आपसे ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है साहब, दोनों को जोड़ देता है, तो आपको सिर्फ एक जवाब ये लिखना है कि चार्ज अंदर वाले से बाहर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हाट हैपेंस इफ बोथ होलोस्फेयर्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वायर? तो जवाब है
सिंस द पोटेंशियल ऑफ इनर इज ग्रेटर देन आउटर, तो चार्ज Q1 स्टार्ट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द चार्ज Q2 या टुवर्ड्स द आउटर होल स्फीयर। ठीक है बेटे, तो जो भी बोर्ड से लिखना चाहते हो लिख लो। लिख लिया बेटे? आ जाए इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल और देख। मैं एक बार और बेटे आपको इस क्वेश्चन के अंदर दो कंसेंट्रिक होलो स्फीयर का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सिखा रहा हूं, सेम वही जो अभी लिखा है। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे लिखवाता, दो का सिखा रहा हूं, तीन का भी आपसे लिखवाता। ठीक है, लेकिन स्क्रीन को रोक करके पहले आप खुद लिखिएगा। ठीक, इधर देख क्या कहता है साहब क्वेश्चन, बोर्ड से नोट करना आराम से। क्वेश्चन ये कहता है साहब कि दो होलो स्फीयर हैं। ठीक है साहब, एक होलो स्फीयर ये है, इसको Q चार्ज दिया गया है। कितना चार्ज दे रखा है? स्मॉल Q चार्ज गिवन है। ठीक है साहब, इसके अंदर एक न्यूट्रल होलो स्फीयर है, इसके पास कुछ भी चार्ज नहीं है। अंदर वाले का रेडियस मुझको R गिवन है, बाहर वाले का रेडियस मुझे 3R गिवन है। कहता है साहब कि अंदर वाले की अर्थिंग कर दी गई है। क्या कर दी गई है? अर्थिंग। स्विच एसिस क्लोज, मतलब एक बार अर्थिंग कर दी। तो बताइए कि अंदर वाले पर कितना चार्ज आ जाएगा, इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा जब उसकी अर्थिंग हो गई। एक बच्चा बोला सर कि जब अर्थिंग करी तो चार्ज आने का मतलब क्या है, क्यों आया सब चार्ज जब आपने अर्थिंग करी? तो कॉमन सी बात है, उसने न्यूमेरिकल वाले ने बेशक से बोला है न्यूट्रल है, लेकिन अंदर वाले के पास न्यूट्रल होते हुए भी पोटेंशियल है, तो इसकी अर्थिंग हटा, एक बार अर्थिंग हटा दे। समझ ना बात को? मान ले इसकी वजह से इसके सेंटर पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो इसका मतलब तुम समझते हो कि इस पूरे के अंदर 10 वोल्ट है, कहीं पे भी निकालूं 10 वोल्ट है। तो क्या इसके पास 10 वोल्ट है? हाँ साहब, इसके पास 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, चाहे न्यूट्रल बैठा था। कितने का था? 10 वोल्ट का था। और तूने अर्थिंग कर दी, तो तेरे अर्थिंग होते ही क्या वो 10 वोल्ट बैठते जीरो हो गया, क्योंकि अर्थिंग तो जीरो कर देता। हाँ साहब, तो उसे अपने आप को जीरो करने के लिए कुछ ना कुछ चार्ज धरती को फेंकना पड़ेगा, तभी वो जीरो हो पाएगा, तभी वो जीरो हो पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो चार्ज बताइए जो अर्थ को ट्रांसफर हुआ है। तो ध्यान से देखिए साहब, मान ले बेटे जैसे मैं इसको क्लोज करता हूं तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q डैश आ जाता है। कितना आ जाता है? Q डैश। तो पोटेंशियल लिख अंदर वाले का, सही है। तो पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, होलो स्फीयर, अंदर वाले का। तो उस पॉइंट का नाम डाल देता हूं, लेट दिस इज द पॉइंट A। ठीक है बेटे, एक पॉइंट का पोटेंशियल आफ्टर अर्थिंग, ठीक है, आफ्टर अर्थिंग। बच्चा बोला जीरो होगा, ये तो कॉमन सेंस है, फिर भी एक बार लिख लेते हैं। आ जाओ, VA। बोल साहब इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सर Q1 के Q डैश के हिसाब से देखूं तो ऑन द है, तो ऑन द का आंसर Q डैश बाय R, सेंटर पे लिखा, जो सेंटर पे वही ऑन द होगा, प्लस सर Q के हिसाब से देखता हूं तो ये इसके इनसाइड आएगा, तो Q से पहले सेंटर पे लिख लो, तो सेंटर के ऊपर आंसर होता है KQ/3R हो जाएगा, और जो सेंटर पर है वही ऑन द होगा, तो सेंटर का KQ/3R ये वो इनसाइड होगा, ये इनसाइड आ रहा है आंसर। क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन VA की वैल्यू जीरो है? हाँ साहब, VA की वैल्यू जीरो है। अगर VA की वैल्यू जीरो है तो KQ'/R की वैल्यू हो गई KQ/3R, जो कैंसिल होता उसे कैंसिल कर दे साहब। सर KR गया और साहब KR गया, K से K और R से R, तो Q' की वैल्यू हो गई, सॉरी उस साइड जाके माइनस हो गया बेटे, माइनस ऑफ Q/3, माइनस ऑफ Q/3। इसका मतलब तुम समझे? इसका मतलब ये जब इसकी अर्थिंग हुई है तो इस पे -Q/3 चार्ज आया है, पहले ही न्यूट्रल था साहब, न्यूट्रल से -Q/3 हो गया, इसका मतलब +Q/3 गायब हुआ है, कौन ले गया? सब अर्थिंग हो गई, धरती माता ले गई। तो बताइए कितना चार्ज अर्थ को फ्लो हो गया? ठीक है बेटे, तो जो अर्थ को फ्लो हुआ है ना, सही है, चार्ज फ्लो अर्थ को, वो हुआ है +Q/3। कितना हुआ है? +Q/3। कंसेप्ट समझ में आया? और हाँ तो बोल यार, पहले वो न्यूट्रल था, उसके पास पोटेंशियल था, न्यूट्रल होते हुए किसकी वजह से? बाहर वाले की वजह से। तूने चुपचाप जाके अर्थिंग कर दी, तो साहब तेरी अर्थिंग की वजह से उसको पोटेंशियल जीरो करना पड़ेगा। पोटेंशियल जीरो करने के लिए उसे +Q/3 धरती माता को देना पड़ेगा। ठीक है बेटे, स्क्रीन को रोक, सॉल्यूशन लिख लिया बेटे। तो ये दो होलो स्फीयर का डिफरेंस मैंने आपको लिखना सिखा दिया, या दो होलो स्फीयर की वजह से उनके ऊपर पोटेंशियल लिखना। अब तीन का देख बेटे, ठीक है। तो आप लोग ना पहले स्क्रीन को रोकना,
और तीनों पॉइंट का पोटेंशियल खुद लिखना है। क्वेश्चन नोट करना आराम से। क्या कहता है साहब कि तीन होलो स्फीयर हैं, कंसेंट्रिक हैं साहब। रेडियस क्या है? स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। अब इसमें चार्ज, अच्छा इसमें बेटे सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी है, सही है। तो आप ना Q1 Q2 और Q3 तीन चार्ज ले लो। अंदर वाले पे इसने लिखा है प्लस सिग्मा, तो आप Q1 लिख लो वहां पे, और बीच वाले पे है माइनस सिग्मा, तो वहां लिख लो माइनस Q2, और बाहर वाले पे Q3 लिख लो। मतलब आप पोटेंशियल लिखो Q1 Q2 और Q3 लेकर के, किस पॉइंट का? A का, B का और C का। क्वेश्चन कहता है ना पॉइंट A पर, B पर और C के ऊपर पोटेंशियल लिखिए, ठीक है बेटे। तो आप स्क्रीन को रोको और अपने आप लिखो, ठीक। मैं इतने इनकी फिगर ड्रॉ करता हूं। ये फिगर मुझे गिवन कर रखी है बेटे, ठीक है। तीन कंसेंट्रिक होलो स्फीयर हैं साहब, रेडियस स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। कहता है तीनों की सरफेस मतलब तीनों के ऊपर पोटेंशियल लिखिए। बस अंतर ये है कि फिगर के अंदर उसने सिग्मा की फॉर्म में लिखा है, मैंने अभी आपको चार्ज से लिखना सिखाया था, सही बेटे। तो चार्ज में और सिग्मा में रिलेशन आप लोग जानते ही हो। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई ऑफ आर का स्क्वायर। तो चार्ज की वैल्यू हो जाती है सिग्मा 4 पाई आर का स्क्वायर। इसका यूज कर लूंगा, सही है। Q1 Q2 की फॉर्म में लिख लेते हैं। आओ इधर देखो, अब ये तीन आ गए बेटे, ठीक है, तीन। तो पोटेंशियल ऑफ ए का पोटेंशियल लिखना, देखना ए सर Q1 के ऑन द है, Q2 के इनसाइड है, Q3 के इनसाइड है, ठीक है सर। Q1 के ऑन द का मतलब सेंटर पे लिखो, जो सेंटर पे होगा वही आंसर होगा, तो K Q1 बाय A हो गया, प्लस Q2 सर Q2 जो है माइनस का है बेटे, ठीक है, माइनस सिग्मा दिया है Q2 की वजह से। सर Q2 के हिसाब से देखता हूं ना तो अंदर पड़ रहा है, तो Q2 से सेंटर का लिखो, वही उस पे होगा। तो सेंटर का लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ K Q2 बाई B, खत्म हुआ सर। Q3 सर Q3 की वजह से देखता हूं एक पॉइंट, तो इनसाइड आता है, तो सेंटर का लिखो, जो सेंटर होगा वही इनसाइड होता है, तो ये हो जाएगा K Q3 बाई C, K Q3 बाई C। क्लियर है? सिग्मा के टर्म्स में डालना चाहे सिग्मा के टर्म्स में डाल दे इसको, तो K सिग्मा, और चार्ज क्या होता है? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा 4 पाई ऑफ A का स्क्वायर A माइनस K सिग्मा 4 पाई ऑफ B का स्क्वायर बाई B, और प्लस K सिग्मा 4 पाई ऑफ C का स्क्वायर बाई C। Q1 किसके ऊपर चार्ज है? अंदर वाले पे। Q2 4 पाई B स्क्वायर सरफेस पे फैला हुआ है, और Q3 4 पाई C स्क्वायर पे फैला हुआ है। अरे हाँ तो बोल, सही बेटे। अब पोटेंशियल B का लिख लिया जैसा, B का लिख सर B पॉइंट के ऊपर लिखता हूं तो Q1 की वजह से आउटसाइड है, Q1 तो यहाँ है ना, तो Q1 की वजह से आउटसाइड हो गया। और लिखना एक तरीका ये होता है Q1 को सेंटर पे बिहेव करा लो और लिख दो यहाँ पे, तो साहब सेंटर पे बिहेव कराता हूं तो दूरी बन जाती है K Q1 बाई B, K Q1 बाई B, ठीक है साहब। अब सर Q2 की वजह, सर Q2 की वजह से देखूंगा तो Q2 इस पे फैला हुआ है, और पॉइंट भी यही है जहां कैलकुलेट करना है। औंधा हो गया। औंधा का नियम होता है सेंटर पे लिख, जो सेंटर का आंसर है वही औंधा होता है। सेंटर पे जाएगा K Q2 बाई B, तो K Q2 बाई B, खत्म हुआ साहब। आ जा औंधा, वो इसकी वजह से Q3 सर Q3 के हिसाब से देखूं तो अंदर है B पॉइंट, इनसाइड है, तो Q3 की वजह से सेंटर पे लिख लो, जो सेंटर पे होता है वही इनसाइड होता है, तो Q3 की वजह से सेंटर का आंसर हो गया K Q3 बाई C, K Q3 बाई C। अरे हाँ तो बोल, सिग्मा की टर्म्स में डाल, तो K सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर बाई B माइनस K सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर, Q2 है ना बेटे, B स्क्वायर बाई B, और प्लस K सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर बाई C। और हाँ तो बोल, बच्चा बोला C का लिख दो साहब। आजा पोटेंशियल ऑफ C लिख, C इस पॉइंट पर जाता है C के ऊपर। Q1 से बोलो सर Q1 के हिसाब से आउटसाइड है, Q1 को सेंटर पे बिहेव कराओ, सेंटर से जो यहाँ होगा वही आंसर होगा, तो ये हो जाएगा K Q1 बाई C, खत्म। सर Q2 के हिसाब से देखूंगा तो पॉइंट आउटसाइड है, तो Q2 को सेंटर पे बिहेव कराओ, तो सेंटर पे कराऊंगा तो K Q2 बाई C माइनस प्लस सर Q3 की वजह से औंधा है, औंधा का नियम होता है सेंटर पे लिखो, जो सेंटर पे वही आंसर है, K Q3 बाई C, सिग्मा डाल, तो ये हो जाएगा K सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर बाई C, Q1 की वैल्यू,
माइनस के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बाई सी प्लस के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी। ये तीनों पॉइंट का पोटेंशियल हो गया साहब, ए का, बी का और सी का। लेकिन इसमें एक पार्ट और पूछा था हमसे, क्या कहता है साहब कि ए और बी में और सी में रिलेशन बताओ अगर ए का पोटेंशियल सी के बराबर है तो। ये सेकंड पार्ट है इसका, अगर ए का पोटेंशियल सी के बराबर है। ये सेकंड पार्ट है बेटे कि व्हेन पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी, तो बराबर कर दे दोनों को। तुम बड़े बच्चे हो बेटे, एक स्टेप में समझना, वी ए और बी सी को बराबर रख, तो बराबर करेगा तो के सिग्मा 4 पाई तो कट जाएगा, दोनों साइड को कॉमन लेकर जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन जब इसके बराबर रखी जाएगी, के सिग्मा 4 पाई कॉमन होगा, कट जाएगा। यहां बचा दे क्या, ये ए स्क्वायर बाई ए है, ये ए बच करके आएगा, ये बी स्क्वायर बाई बी है, ये बी बच करके आएगा, ये सी स्क्वायर बाई सी है, ये सी बच करके आएगा। यहां पे देख क्या बचेगा, ये ए स्क्वायर बाई सी बचेगा, ए स्क्वायर बाई सी माइनस ये बी स्क्वायर बाई सी बचेगा, बी स्क्वायर बाई सी, और ये सी स्क्वायर बाई सी बचेगा, वो सी बच जाएगा, सी स्क्वायर बाई सी, सी हो गया। क्या सी से सी कैंसिल आउट हो गया? हाँ साहब, दोनों तरफ कैंसिल हुआ। बोल तेरे पास क्या बचा सर? मेरे पास आएगा ये कि a माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू, ये 1 बाई सी कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है साहब। सी को ऊपर लिया तो a माइनस बी इंटू में सी मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधा ही लिख दे बेटे, दिस इज ए प्लस बी ऑफ ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। कुछ कैंसिल होता है? हाँ सर, ए माइनस बी उड़ गया साहब। अगर a माइनस बी गया तो c की वैल्यू हो गई बेटे a प्लस बी के बराबर, ये आंसर है। और हाँ तो बोल यार, ये सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटे। और ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी, जिस क्वेश्चन के ऊपर सीबीएसई सैंपल पेपर लिख दिया जाए, सितारे लगा लेना। आज तक भले ही ना आया हो पर आएगा पक्का कभी ना कभी, ठीक है। टॉक स्क्रीन को फटाफट नोट कर, लिख लिया बेटे। आज एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख, बड़ा प्यारा सवाल है बेटे, देख क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि साहब स्मॉल एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे स्मॉल एन ड्रॉपलेट हैं, सभी का पोटेंशियल क्या है? V है। सभी को कंबाइन करके एक सिंगल ड्रॉप बना दी जाती है, तो बताओ बड़ी का पोटेंशियल क्या होगा साहब? मतलब छोटी छोटी बूंद मुझे दे रखी है साहब, ये ड्रॉपलेट्स हैं और ये कंबाइन होकर के एक बड़ी ड्रॉप बना देती हैं, तो बताइए उसका पोटेंशियल क्या होगा? और इसका हर एक का पोटेंशियल मुझे दे रखा है V, तो इसका V डैश पूछा गया, बड़ी का पोटेंशियल क्या होगा? मान लेता हूं बेटे इसका रेडियस स्मॉल r है, तो क्या इस बड़ी का रेडियस कैपिटल R हो जाएगा? कॉमन सेंस है। और वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि कंबाइंड होकर बनाइए साहब। अगर वॉल्यूम रिमेन सेम है बेटे, वॉल्यूम रिमेन सेम, बोलिए साहब, तो वॉल्यूम अगर सेम है तो 4/3 पाई ऑफ r का क्यूब, छोटी बूंद का, क्या इसका n से मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये बड़ी बूंद के बराबर हो जाना चाहिए? 4/3 पाई ऑफ r का क्यूब। हाँ तो बोल सर 4/3 कैंसिल आउट हुआ, बिल्कुल गया साहब। बोल स्मॉल r की वैल्यू, सॉरी कैपिटल R की वैल्यू, कैपिटल R क्यूब, ये मेरे पास आ गया सर n ऑफ r क्यूब, तो r की वैल्यू हो गई n की पावर 1/3r, ये मुझे जरूरत पड़नी। और हाँ तो बोल, अब तुम बड़े बच्चे हो, सोच समझ के जवाब देना बेटे। हर एक ड्रॉप अपने साथ क्यू चार्ज लेकर के आई थी, हर एक ड्रॉप, तो बताना बड़ी ड्रॉप के पास कितना चार्ज हो गया? सर चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, एक ड्रॉप अगर क्यू लाई थी तो इसके पास n क्यू हो गया, कितना हो गया? n क्यू। बोल सही बात है नहीं? तो ध्यान से सुनियो, पोटेंशियल अगर मैं यहां पर लिखूं बेटे, तो पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप या स्मॉल ड्रॉप, एक स्मॉल ड्रॉप का, तो उसका पोटेंशियल मैंने V माना है, तो V की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी KQ/R। V की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? KQ/R के, ठीक है। इसको स्मॉल लिख देता हूं, ठीक है, या चलो V लिख देता हूं, इसको V डैश लिख दूंगा, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है साहब। पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, बड़ी बूंद का, तो बच्चा बोला सर K, और ये हो जाएगा बेटे चार्ज, दैट इज कैपिटल Q बाय कैपिटल R। पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप V डैश हो गया K, Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू हो गई NQ डिवाइड बाय R, और R की वैल्यू है
n की पावर 1/3 r, बेस इक्वल ऊपर लेके जाए तो v डैश की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी k, ऊपर जाके माइनस होगा 1 माइनस 1/3 2/3, तो n की पावर 2/3 q/r। तो ध्यान से देख बेटे, v डैश की वैल्यू तेरे पास आ गई n की पावर 2/3 और k q/r ये छोटी बूंद का पोटेंशियल है v टाइम्स। अरे हाँ तो बोल, इस रिलेशन को ना मैं एक दूसरे तरीके से भी ड्राइव कराऊंगा जब वो कैपेसिटेंस पढ़ाऊंगा आपको। इस कंसेप्ट की मुझे वहां जरूरत पड़ेगी बेटे, ठीक है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था ये। अच्छा, इसके ऊपर वो क्या नाम है, सॉलिड स्फीयर का भी लिखो बेटे, ठीक है। तो स्क्रीन करो, पहले इसको नोट कर, लिख लिया। सॉलिड स्फीयर ना बेटे हमारे सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मैं ड्राइव नहीं कराऊंगा इसको, ठीक है। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, वैसे आप कर भी लोगे अपने आप, लेकिन मैं इसका रिजल्ट लिखा देता हूं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इधर देख साहब, ये स्फीयर है जिसके पास कंप्लीट चार्ज है, मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है साहब। चार्ज पूरे में फैला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वही अपनी पुरानी बात है, क्या इनसाइड आउटसाइड वाले रिजल्ट, ठीक है बेटे। तो जो इसका मेन रिजल्ट है ना बेटे, वो इनसाइड वाला है। बड़े बच्चे होगी ऑन द और आउटसाइड तो कोई फर्क पड़ना है नहीं, जैसे आउटसाइड जाऊंगा क्या सारा चार्ज अंदर ही आ जाना है। तो मेन जो कंसेप्ट है वो है इनसाइड का। तो इसका ना बेटे v इनसाइड का फॉर्मूला, पोटेंशियल इनसाइड वाला, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज k/r 3/2 माइनस 1/2 r²/r²। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटे, k/r 3/2 माइनस 1/2 r²/r²। अब तुम कहते हो इसके सेंटर पे पोटेंशियल बताओ, टोटल चार्ज क्यों फैला रखा है मैंने, सेंटर का पोटेंशियल लिखियो। तो v एट सेंटर, तो सेंटर का मतलब क्या है साहब, स्मॉल सेंटर का मतलब r इक्वल्स टू 0, स्मॉल r की वैल्यू क्या है 0, सेंटर उसी को बोल दें जहां r की वैल्यू क्या आ गई 0, लग इसमें r0 होते ही आंसर हो जाएगा 3/2 k/r, 3/2 k/r, बोल सही है। और व्हेन r इक्वल्स टू r, व्हेन r इक्वल्स टू r मतलब ऑन द का आंसर, तो r इक्वल्स टू r रखियो, तो बोलियो कितना आंसर हो जाएगा। r इक्वल्स टू r होते बेटे ये कैंसिल आउट हुआ दोनों, ये 3/2 माइनस 1/2, डेढ़ में से आधा गया तो एक बचेगा, आंसर बचेगा k/r। और तू कहता मैं बाहर जाऊंगा तो बाहर तो k/r वो क्या नाम है k/r स्मॉल r हो जाना है। तो इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना बेटे, ग्राफ, तो इसका पोटेंशियल सेंटर के ऊपर देख क्या है, सेंटर के ऊपर इसका आंसर है 3/2 k/r और ऑन द का आंसर है k/r, मतलब एक प्रकार से ये 1.5 है तो ये 1 है, ठीक है। तो इसके ग्राफ के अंदर ये अगर 1 है तो वो 1.5 लगभग यहाँ ये ग्राफ आता है इसका, क्लियर है। और ये r के ऊपर आंसर हो गया, r के ऊपर आंसर कितना आता है, r के ऊपर आता है k/r, ठीक है। और यहाँ का आंसर हो गया ये 3/2 k/r, 3/2 k/r, ये ग्राफ आता है। और बाहर जाऊंगा तो इनवर्सली टू r है वो। तो इसका ये फॉर्मूला थोड़ा अलग है, कल को कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ ले तो आप इसको लिख देना नोट के अंदर, ठीक है ना, कि पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग, ठीक है बेटा। ये थी छोटी छोटी बातें।